नमस्कार। आज हम कुछ ऐसे दस्तावेजों को देख रहे हैं जिनमें भारत के चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पर काफी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। जी। खासकर 2024 के लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के हवाले से हमारे पास जो ये पेपर्स हैं इनमें राहुल गांधी के जून 2025 के एक लेख का जिक्र है और चुनाव आयोग पर बड़े पैमाने पर मतलब मैसिव गड़बड़ी के आरोप हैं। हाँ, और देखिए हमारा मकसद यहाँ पर इन दस्तावेजों में जो भी दावे हैं, जो आरोप हैं, उनको बस सामने रखना है, पूरी तरह से निष्पक्ष होकर। बिल्कुल। हम कोई पॉलिटिकल साइड नहीं ले रहे, बस ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इन सोर्सेज में चुनाव आयोग के कामकाज और बीजेपी, जिसे इन पेपर्स में पूंजीपतियों की पार्टी कहा गया है, उसके साथ कथित रिश्तों पर क्या लिखा गया है। तो जो मोटी बात निकल कर आ रही है वो ये कि चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी, उसकी साख पर सवाल है और ये कहा जा रहा है कि वो बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा है। जी। चलिए देखते हैं कि ये दावे किस बिना पर किए जा रहे हैं। पहला पॉइंट क्या है? हाँ, तो सबसे पहले तो ये स्रोत चुनाव आयोग की जो आज़ादी है, इंडिपेंडेंस है, उसमें कमी आने की बात करते हैं। कहते हैं कि 1950 में जब ये बना था तब तो इसकी बड़ी इज्जत थी, निष्पक्ष माना जाता था। लेकिन अब ये केंद्र सरकार के असर में आ गया है, ऐसा इन दस्तावेजों का मानना है। और इसकी वजह क्या बता रहे हैं? इसकी जो मुख्य वजह बताई जा रही है वो है 2023 में चुनाव आयुक्तों को चुनने के तरीके में हुआ बदलाव। एक सुप्रीम कोर्ट का सुझाव था, उसे पलट दिया गया और चीफ जस्टिस को सिलेक्शन कमेटी से हटा दिया। अच्छा, ये तो बड़ी बात है। तो नई कमेटी में कौन है फिर? नई कमेटी में प्रधानमंत्री हैं, एक केंद्रीय मंत्री हैं और विपक्ष के नेता। तो जाहिर है दस्तावेज कहते हैं कि इससे सत्ता पक्ष का बहुमत हो गया है ना? 2-1 का हिसाब हो गया। बिल्कुल। और राहुल गांधी के हवाले से जिसे ये स्रोत फर्जीवाड़े का ब्लूप्रिंट कह रहे हैं, उसका ये पहला स्टेप बताया गया है। ओके, पहला स्टेप अपॉइंटमेंट प्रोसेस में हेरफेर। हाँ, दावा ये है कि इससे कमीशन बीजेपी के कंट्रोल में आ गया और उदाहरण भी दिया है, जैसे 2024 में चुनाव आयुक्त अरुण गोयल का इस्तीफा और फिर जो नई नियुक्तियां हुई। ठीक है, तो ये तो हुई नियुक्ति की बात। इसके बाद सीधा वोटिंग प्रोसेस पर आते हैं। जी, अगला कदम बताया गया है वोटर लिस्ट में कथित फर्जी वोटर। महाराष्ट्र का जिक्र है, जहां कहा गया है कि 1 करोड़ फर्जी वोटर जोड़ दिए गए। 1 करोड़, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। कोई उदाहरण है इसका? हाँ, एक उदाहरण दिया है कि किसी एक बिल्डिंग से 7,000 वोट बढ़ गए, जहां उतने लोग रहते भी नहीं। 7,000 वोट एक बिल्डिंग से? मतलब ये तो यकीन करना मुश्किल है। बिल्कुल। और सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, कर्नाटक की महादेवपुरा सीट का भी जिक्र है। वहां कहते हैं करीब 1 लाख संदिग्ध एंट्री मिली, डुप्लीकेट नाम, फर्जी पते वगैरह। 1 लाख? हाँ, और महाराष्ट्र में ही कुछ ही महीनों में 40 लाख वोटर बढ़ जाना, इसे भी काफी अस्वाभाविक बताया गया है। और आरोप ये है कि ये सब उन सीटों पर ज्यादा हुआ जहां कथित तौर पर बीजेपी को मदद की जरूरत थी और इसके लिए फॉर्म 6 यानी नया वोटर जोड़ने वाला जो फॉर्म होता है, उसका गलत इस्तेमाल हुआ। अच्छा, फॉर्म 6 का मिसयूज। ठीक है, वोटर लिस्ट के बाद अगला पॉइंट क्या है? इसके बाद बात आती है वोटिंग परसेंटेज की, यानी टर्नआउट की। महाराष्ट्र में आरोप है कि वोटिंग खत्म होने के बाद टर्नआउट 11% बढ़ा दिया गया। वोटिंग खत्म होने के बाद 11%? हाँ, दस्तावेज कहते हैं कि टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है और ये भी कथित तौर पर उन्हीं सीटों पर हुआ जहां बीजेपी को फायदा पहुंचाना था। तो इसे क्या कह रहे हैं स्रोत? मैच फिक्सिंग जैसा कुछ? बिल्कुल, यही शब्द इस्तेमाल किया गया है, मैच फिक्सिंग। और ये भी आरोप है कि चुनाव आयोग ने इसकी जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज या ऑडिट वगैरह को रोका। ये तो बहुत ही सीरियस एलिगेशन है। अच्छा, इसके बाद चौथा स्टेप बताया गया है फर्जी वोटिंग को टारगेट करना। मतलब जहां जरूरत थी वहां फेक वोटिंग को कथित तौर पर बढ़ावा दिया गया। कितनी सीटों पर? 100 से ज्यादा सीटों पर गड़बड़ी का आरोप है, जिनमें 48 लोकसभा सीटें शामिल हैं। सीधा फायदा बीजेपी को पहुंचा, ऐसा दावा है। कोई स्पेसिफिक तरीका बताया है फर्जी वोटिंग का? हाँ, जैसे एक उदाहरण दिया है कि एक ही व्यक्ति कई राज्यों में वोट डाल रहा था और आरोप वही कि चुनाव आयोग ने इसकी कोई ठीक से जांच नहीं की। और फिर आखिरी स्टेप क्या है इस कथित ब्लूप्रिंट का? आखिरी स्टेप है डेटा छिपाना। मतलब चुनाव आयोग पर डिजिटल डेटा, वोटर लिस्ट, सीसीटीवी फुटेज, ये सब छुपाने और जांच में अड़ंगा डालने का आरोप लगाया गया है। तो ये 5 स्टेप्स हो गए: नियुक्ति, वोटर लिस्ट, टर्नआउट बढ़ाना, टारगेटेड फर्जी वोटिंग और फिर डेटा छिपाना। जी बिल्कुल,
ये है वो कथित ब्लूप्रिंट जो इन स्रोतों में बताया गया है। अब सवाल ये उठता है कि इन स्रोतों के मुताबिक ये सब क्यों किया गया और फायदा किसको पहुंचा? हाँ, तो देखिए, स्रोत बार बार बीजेपी को पूंजीपतियों की पार्टी कह रहे हैं। अच्छा। मतलब आरोप ये है कि पार्टी बड़े कॉरपोरेट घरानों, अडानी, अंबानी का नाम भी लिया गया है, उनके हितों में काम कर रही है और चुनाव आयोग का इस्तेमाल सत्ता में बने रहने के लिए किया जा रहा है। और इसमें सरकार की नीतियों का भी जिक्र है, जैसे जीएसटी, नोटबंदी। हाँ, जीएसटी, नोटबंदी, कृषि कानून, इन सबको भी इसी नजरिए से देखा गया है कि ये सब पॉलिसीज पूंजीपतियों के फायदे के लिए थीं, ऐसा इन स्रोतों का दावा है। और इन सब में चुनाव आयोग की क्या भूमिका बताई गई है? मतलब कमीशन ने क्या किया? आरोप है कि कमीशन ने इन गंभीर आरोपों पर या तो चुप्पी साध ली या फिर बिना किसी ठोस जांच के उन्हें खारिज कर दिया। और एक तरफा कार्रवाई का भी आरोप है। मतलब विपक्षी दलों पर तो एक्शन लिया गया, लेकिन बीजेपी के कथित उल्लंघनों पर आयोग चुप रहा। इसे पक्षपात पूर्ण रवैया बताया गया है। और ये सिर्फ लोकसभा या महाराष्ट्र की सीमित नहीं है? नहीं, इन दस्तावेजों में ये भी लिखा है कि बिहार में भी इसी तरह की कथित गड़बड़ियां चल रही हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ये स्रोत भारत के चुनाव आयोग जैसी इतनी महत्वपूर्ण संस्था की विश्वसनीयता और उसके कामकाज पर बहुत ही गंभीर प्रश्नचिन्ह लगा रहे हैं। बिल्कुल, अगर इन दस्तावेजों में किए गए दावे जैसा कि वो प्रस्तुत किए गए हैं उनमें सच्चाई है, तो ये यकीनन लोकतंत्र की सेहत के लिए एक चिंताजनक संकेत है। हाँ, और इन स्रोतों में जो सवाल उठाए गए हैं वो कहीं ना कहीं चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और जो हमारी संस्थाएं हैं उनकी ईमानदारी के महत्व को ही रेखांकित करते हैं। जी, और इन दस्तावेजों का जो निष्कर्ष है वो नागरिकों को एक तरह से जगाने की कोशिश है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए जागरूक रहें। सही कहा। और सोचने वाली बात यह है, जैसा कि इन स्रोतों में दर्शाया गया है, कि अगर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो फिर लोकतांत्रिक संस्थाओं में आम जनता का विश्वास कैसे कायम रह सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, ये एक विचारणीय प्रश्न है।